छात्रों, आपका हार्दिक अभिनंदन है एकेएस क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा करता हूं आप कुशल होंगे। जानकारी है आप लोगों को कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो गुप्त साम्राज्य से चल रहा है। गुप्ताज एम्पायर, है ना। गुप्ताज एम्पायर अर्थात गुप्त वंश या कहीं गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं गुप्त सम्राटों की, गुप्त राजाओं की, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक अध्ययन जो किया है वो तो संस्थापक थे गुप्ता डायनेस्टी के, गुप्ता वंश के श्रीगुप्त एवं घटोत्कच। श्रीगुप्त एवं घटोत्कच दोनों ने महाराज की उपाधि ली, टाइटल लिया। तदुपरांत हमने चंद्रगुप्त प्रथम को पढ़ा। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे, इन्हें रियल फाउंडर ऑफ गुप्ताज डायनेस्टी या कहीं गुप्ताज एम्पायर, इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त साम्राज्य का, इन्हें चंद्रगुप्त प्रथम को। इनकी समय सीमा जो प्रारंभ होती है वो 319 एडी में होती है, अर्थात 319 ईस्वी में। इसी 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रादुर्भाव अर्थात जन्म होता है, या कहें गुप्त संवत का प्रचलन होता है। गुप्ताज ईरा या कहें गुप्ताज ईयर 319 एडी। ठीक है, किसने किया? तो आप यही कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त जिस समय राज्याभिषेक होता है तो उसी दिन ये संवत प्रारंभ होता है, गुप्त संवत। ठीक है। ठीक है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। ठीक है, समुद्रगुप्त का भी हमने बखूबी अध्ययन किया। जितने भी उसने युद्ध किए थे सभी का अध्ययन कर लिया। जैसे कि मैंने बताया था कि विसेंट स्मिथ नामक एक राइटर थे, इनकी एक पुस्तक थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, इंडियाज नेपोलियन। कौन है? समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ा। ठीक है, जो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। आज हम उसके बेटे अर्थात पुत्र या कहें सन कुमारगुप्त प्रथम का अध्ययन करने वाले हैं। आज हमारा गुप्त राजाओं से संबंधित टॉपिक होने वाला है। फिर इसके बाद 2 पार्ट लगभग और बनेंगे, जो गुप्त साम्राज्य, सोशल स्टेटस और धार्मिक दशाएं, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस क्या था, ठीक है, पॉलिटिकल व्यू क्या थे, सब कुछ देखेंगे, राजनीतिक। तो आज बात करता हूं मैं कुमारगुप्त प्रथम में। अब बताते नहीं है कि आपको क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई तर्क आपको गलत लग रहा है या सही लग रहा है, या उस पर कोई आपको आपत्ति है, तो आपत्ति आप कमेंट बॉक्स पर जरूर दर्ज करें। अन्यथा मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं तो पढ़ाए जा रहा हूं, आप उस पर टीका टिप्पणी अवश्य करें। चलिए, खैर ये आप स्वतंत्र हैं, बाध्य नहीं है इसे तो। आज मैं बात करूंगा कुमारगुप्त प्रथम की। ठीक है, आनंद लेते हुए पढ़िए। तो कुमारगुप्त प्रथम का जो समय सीमा है पहले ये जान लेते हैं। जो टाइम पीरियड था इसका वो 415 से एक 455 एडी अर्थात ईस्वी तक था। ठीक है, इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जबकि माता का नाम ध्रुव देवी था। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम की 2 पत्नियां थी। पहली तो नाग डायनेस्टी, नागवंश की जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, उनका नाम था क्या? कुबेर नागा। ठीक है, उससे एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। लेकिन ये जो ध्रुव देवी है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के भाई की, रामगुप्त की ये पहले पत्नी थी। किंतु रामगुप्त की मृत्यु के उपरांत इसका विवाह चंद्रगुप्त से हो जाता है। तो फिर इससे कुमारगुप्त का जन्म होता है ध्रुव देवी से। ठीक है, अब बात करूंगा इसने टाइटल कौन से लिए, उपाधियां कौन कौन सी ली। ठीक है, बहुत उपाधि। गुप्त सम्राट जितने भी थे ना,
4 या 5 उपाधि या टाइटल कम से कम तो लेना ही था इनको, ठीक है। एक दो में इनकी मंशा पूर्ण नहीं होती थी, ठीक है। तो कुमारगुप्त भी ने एक टाइटल लिया, उपाधि ली, जैसे गोविंद पुत्र महेंद्रादित्य। महेंद्र नाम याद कर लीजिए, इसके हर जगह उपाधि में महेंद्र है, ठीक है। याद करने के लिए आप कुमारगुप्त को महेंद्र कुमारगुप्त बोल दीजिए तो उपाधि भी याद हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो साक्ष्य मिले, प्रूफ मिले, एविडेंस मिले, कौन कौन से हैं, मतलब कि कुमारगुप्त प्रथम का उल्लेख कहाँ कहाँ है, उसके बारे में संबंधित बातें क्या उत्कीर्ण है, ठीक है। क्या ऐसा आर्टिकल लिखा गया है इनमें, ये बात करते हैं। सबसे पहले एक अभिलेख है विलशद अभिलेख। क्या? विलशद अभिलेख, ठीक है। विलशद इंस्क्रिप्शन बोल सकते हैं या रिकॉर्ड बोल सकते हैं। तो इसमें क्या उत्कीर्ण है? कुमारगुप्त प्रथम, समझिएगा बात को, कुमारगुप्त प्रथम का स्वयं एवं, ये सभी इसी के अभिलेख हैं इंस्क्रिप्शन, एवं कुमारगुप्त प्रथम एवं गुप्तों की वंशावली है। इस अभिलेख में कुमारगुप्त का नाम उत्कीर्ण है एवं गुप्त राजाओं की वंशावलियां भी हैं, ठीक है। या कहें गुप्त साम्राज्य की वंशावली। वंशावली मतलब लीनिएज। क्या? लीनिएज अर्थात वंशावली, मतलब कौन कौन से राजा क्रमानुसार होते हैं। दूसरा अभिलेख है तुमैन अभिलेख। तुमैन इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इसमें क्या, ये गुजरात में है, इसमें क्या उत्कीर्ण है? इसमें उत्कीर्ण है कि कुमारगुप्त को एक नाम दिया गया है, कुमारगुप्त की तुलना की गई है, कंपेयर किया गया है तो कुमारगुप्त प्रथम को, ठीक है। किस अभिलेख में? तुमैन अभिलेख में, तुमैन इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। क्या कहा गया है कुमारगुप्त प्रथम को? शरदकालीन सूर्य। शरदकालीन सूर्य किसे कहा गया है? कुमारगुप्त प्रथम को, ये याद रखिएगा। शरदकालीन सूर्य कुमारगुप्त, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसे कुमारगुप्त प्रथम को कहा गया। किस अभिलेख में है ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया गया है? वो तुमैन अभिलेख, गुजरात में, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो इसे ऑटम सन बोलते हैं। क्या? ऑटम सन। तीसरा है वत्सभट्टी का मंदसौर प्रशस्ति। वत्सभट्टी कौन है? ये जो वत्सभट्टी है, ये जो वत्सभट्टी है ये लेखक है, रचनाकार है, ठीक है, कंपोजर कह दीजिए, ठीक है। तो ये वत्सभट्टी का मंदसौर प्रशस्ति, मंदसौर प्रशस्ति किसका है? वत्सभट्टी का। मंदसौर प्रशस्ति मतलब मध्य प्रदेश में है। मंदसौर रिकॉर्ड कह दीजिए इसे। क्या? मंदसौर रिकॉर्ड। इसमें क्या किया गया, क्या लिखा है, क्या बताया गया कि कुमारगुप्त ने सूर्य मंदिर का दान दिया है। सूर्य मंदिर का दान दिया है किसमें? मंदसौर अभिलेख में, प्रशस्ति में, ठीक है। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। इसमें क्या है? कुमारगुप्त प्रथम को क्या कहा गया? शरदकालीन सूर्य, है ना, ऑटम सन, ठीक है। तुमैन इंस्क्रिप्शन में। अच्छा, जो विलशद अभिलेख है कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। कहाँ? यूपी के एटा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है विलशद अभिलेख, ठीक है। मैंने फिर बताया वत्सभट्टी का मंदसौर प्रशस्ति, ठीक है। मंदसौर रिकॉर्ड जो है इसमें सूर्य मंदिर का दान दिया है कुमारगुप्त प्रथम ने, ऐसा कहा गया है, ठीक है। डोनेशन ऑफ सन टेम्पल बाई थ्रोदी कुमारगुप्त, कुछ भी बोल सकते हैं। तो लेकिन पूछेगा जो एग्जाम में, यहां से ये दे देगा, या तो ये पूछेगा कि तुमैन अभिलेख किसका है, तुमैन इंस्क्रिप्शन किसका है, तो आपका उत्तर होगा कुमारगुप्त प्रथम का, ठीक है। और भी ताम्रपत्र मिले हैं बंगाल से, लगभग 4 क्षेत्रों से कुमारगुप्त प्रथम के, उनका नाम याद रखिएगा। धनदेह ताम्रपत्र, धनदेह कॉपर प्लेट बोल सकते हैं, ये ताम्रपत्र धनदेह में मिला। फिर दूसरा है दामोदरपुर ताम्रपत्र, दामोदरपुर कॉपर प्लेट, ठीक है। वैग्राम ताम्रपत्र, वैग्राम कॉपर प्लेट, ये तीनों जो है बंगाल से कुमारगुप्त के हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट है, गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख जो मिले वो कुमारगुप्त के हैं। याद रखिए, गुप्त राजा बहुत हुए, ठीक है, सभी ने थोड़ा बहुत अभिलेख बनवाए, अभिलेख उत्कीर्ण करवाए, इंस्क्रिप्शन बनवाए, किंतु कुमारगुप्त एक ऐसा शासक था, ऐसा किंग था जिसने सर्वाधिक मात्रा में अभिलेख उत्कीर्ण करवाए।
सर्वाधिक मात्रा में, मतलब मैं मौर्य की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल गुप्त साम्राज्य की, गुप्त वंश की या गुप्ता डायनेस्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो गुप्त राजाओं में जितने भी हुए उनमें से कुमारगुप्त ऐसा था जिसने सबसे ज्यादा अभिलेख उत्कीर्ण करवाए। इसके अभिलेखों की संख्या लगभग 18 है। ठीक है, गुप्ताज मोस्ट इंस्क्रिप्शन वेयर ऑब्टेन्ड, किसके हैं ये? कुमारगुप्त प्रथम के। ठीक है, तो कितने हैं? लगभग 18 अभिलेख सर्वाधिक कुमारगुप्त प्रथम के मिलते हैं। ठीक है, और एक चीज पूछा करता है कि गुप्ता टाइम का मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर, मुद्रा करेंसी का सबसे बड़ा ढेर जो मिला, द लार्जेस्ट पाइल ऑफ करेंसीज, कहाँ मिला? बयाना मृदभांड से। कहाँ से मिला? बयाना मृदभांड से। इसे पॉटरी भी बोलते हैं। क्या? बयाना पॉटरी। ठीक है, कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। तो आपसे पूछे बयाना मृदभांड किससे संबंधित है? कुमारगुप्त प्रथम से। ठीक है, मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर, द लार्जेस्ट पाइल ऑफ करेंसीज, कहाँ मिली? बयाना पॉटरी से, बयाना मृदभांड से। ठीक है, किस काल में मिले? कुमारगुप्त प्रथम के समय। ठीक है, कुमारगुप्त ने कौन कौन सी मुद्राएं जारी करवाई थी? कुमारगुप्त ने स्वर्ण की मुद्राएं, गोल्ड की, रजत या कहीं चांदी की, सिल्वर की एवं ताम्र, किसकी? ताम्र, कॉपर की। और उसने उपाधियां जो ली थी कौन कौन सी? ऊपर मैंने बताया, गोविंद पुत्र एवं महेंद्रादित्य, इनकी उपाधियां, टाइटल लेता है। एवं अन्य भी है, जैसे श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्वमेघ महेंद्र, ये जितने भी महेंद्र नाम है सब कुमारगुप्त प्रथम के हैं। तो जब भी याद कर इसको पढ़िएगा तो महेंद्र कुमार गुप्त प्रथम ही बोलिएगा। तो एक इससे क्या होगा कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसे बोलते बोलते जो कुमारगुप्त प्रथम है वो महेंद्र की उपाधि ले लेगा, टाइटल ले लेगा, महेंद्र कुमार गुप्त प्रथम। मैंने ऐसे ही याद किया। ठीक है, कुमारगुप्त के सिक्कों पर, कॉइन्स पर मित्रों, कॉइन्स पर गरुड़ की जगह, गरुड़ जो था ये गुप्त राजाओं का राजकीय चिन्ह था। ठीक है, साइन ऑफ स्टेट, गरुड़ की जगह मयूर का चित्र अंकित मिलता है। गरुड़ की जगह मयूर का चित्र अंकित मिलता है किसके सिक्कों पर? कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों पर। ठीक है, पीकॉक शेप। ठीक है, इन प्लेस ऑफ गरुड़, जो कॉइन्स थे उनमें पीकॉक शेप देखने को मिलते हैं इन प्लेस ऑफ गरुड़। गरुड़ की जगह मयूर का चित्र अंकित मिलता है। ठीक है, इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है जो हमेशा एग्जाम में पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की, नींव किसने डाली? वो था कुमारगुप्त प्रथम। फाउंडर ऑफ नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। ये रट ही लीजिए। ठीक है, और एक दो बात इससे संबंधित बता देता हूं। ये महायान संप्रदाय का क्या था? प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, इसे एक नाम दिया गया, इसे एक संज्ञा दी गई, इसका एक अन्य नाम कह सकते हैं, या इसे एक उपमा दी गई। इसके लिए एक शब्द क्या आया? ऑक्सफोर्ड ऑफ बुद्धिस्ट। आपसे प्रश्न पूछिए, ऑक्सफोर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किसे कहा गया? नालंदा विश्वविद्यालय को कहा गया, नालंदा यूनिवर्सिटी को। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि उल्लेखित भी है कहीं कहीं, कुमारगुप्त प्रथम ने एक अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। जब ये, ठीक है, याद रखिएगा, गुप्त राजाओं में, गुप्ताज किंगों में पहला अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया? समुद्रगुप्त ने, जबकि दूसरा कुमारगुप्त प्रथम ने। एक दोनों ने करवाया। ये हो गई कुमारगुप्त की बात। अब हम बात करेंगे स्कंदगुप्त की। बस ये अंतिम राजा होगा क्योंकि ये अंतिम शक्तिशाली राजा होता है गुप्ता डायनेस्टी का। ठीक है, बाकी जितने भी है दुर्बल, अयोग्य, सब ऐसे ही थे। ठीक है, उनका नाम जरूर बताऊंगा। स्कंदगुप्त की बात करता हूं। इसका जो टाइम पीरियड था, समय सीमा है 455 एडी से ये 476 तक चलता है। 476 ईस्वी। ठीक है, इसने टाइटल क्या लिया? सब ने टाइटल लिया। इसने टाइटल लिया क्रमादित्य और सक्रादित्य। एक सकारी मैंने बताया था, सकारी उपाधि किसने ली थी? जो सकारी टाइटल था ये किसने लिया था? सकारी, जिसने शकों को हराया था। अब शक को किसने हराया था?
मैं बता चुका हूं, 2 ऑप्शन भी देता हूं, समुद्रगुप्त कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आप बताएंगे उत्तर कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। स्कंदगुप्त की जानकारी का स्रोत क्या है? ऐसे कौन से सोर्स हैं जिनके बारे में, जिनसे स्कंदगुप्त की इंफॉर्मेशन मिलती हो? वो है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो गुजरात में है, ठीक है, ये गिरनार पर्वत में है। इसे कभी कभी गिरनार अभिलेख भी बोल देते हैं। अच्छा, इससे क्या जानकारी मिलती है कि इसके काल में, इसके टाइम में क्या होता था कि सिंचाई थी, सिंचाई की व्यवस्था थी, इरिगेशन जो सिस्टम था, सब कुछ था स्कंदगुप्त के काल में, ठीक है। ऐसा कहाँ मिला उल्लेख, ऐसा एक्सप्लेन कहाँ किया गया है, कहाँ डिस्क्रिप्शन है? ये है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस में, है ना, जूनागढ़ अभिलेख में। दूसरी चीज, एक और लेख है भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख अर्थात इनसाइड पिलर आर्टिकल, ये कहाँ है? कानपुर में है। कहाँ? कानपुर में, ठीक है। इससे क्या जानकारी मिलती है? याद रखिएगा, जूनागढ़ और भीतरी स्तंभ लेख, इन दोनों से हूण के आक्रमण की जानकारी मिलती है। भारत में जब हूणों का अटैक होता है ना, आक्रमण होता है, उसकी इसकी जानकारियां 2 अभिलेखों से मिलती है। वो है जूनागढ़ अभिलेख और दूसरा है भीतरी स्तंभ लेख, इनसाइड पिलर आर्टिकल, कानपुर में। ये स्थान याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करता हूं स्कंदगुप्त के सिक्कों की, कॉइन्स की। इसके कॉइन में वृषभ आकृति की बनी होती थी। कौन सी आकृति? वृषभ की आकृति, बुल शेप कॉइन बोल सकते हैं, ठीक है। गरुड़ ध्वज बने होते थे इनके कॉइन पर, इनके सिक्कों पर गरुड़ ध्वज अर्थात गरुड़ शेप बोल सकते हैं या फ्लैग बोल सकते हैं, ठीक है, गरुड़ फ्लैग। इसके बाद श्री स्कंदगुप्त, ये भी नाम उत्कीर्ण, इसकी उपाधि थी, तो ये भी इसके सिक्कों पर उत्कीर्ण था, अर्थात, ठीक है, उपाधियां भी उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाई। फिर क्रमादित्य, ये भी उपाधि थी, क्रमादित्य भी, ये सभी नाम उसके सिक्कों पर थे। सबसे बड़ी खास बात, उसके सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति मिलती है, ठीक है, लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी की जो शेप बनी हुई कॉइन्स देखने को मिली है स्कंदगुप्त के समय, ठीक है। सबसे बड़ी बात, और भी सबसे बड़ी बात कि आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि भारत में किसके समय प्रथम हूण आक्रमण होता है? फर्स्ट हूण अटैक किसके काल में हुआ, किसके टाइम पे हुआ? तो आपका उत्तर होगा स्कंदगुप्त, गुप्त राजा स्कंदगुप्त, ठीक है। पहला आक्रमण होता है, कब हुआ है ये भी डेट याद रख लीजिएगा, 455 ईस्वी, है ना, 455 एडी में प्रथम हूण अटैक होता है, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि स्कंदगुप्त हूणों से लड़ता है, फाइट विथ हूण, तो इसमें क्या होता है, हूण हार जाते हैं, हूणों को पराजित कर देता है स्कंदगुप्त। इस प्रकार ये शक्तिशाली था, ठीक है, हूणों को, ठीक है, डिफीट कर दिया, हरा दिया, पराजित कर दिया। ये हो गई हूणों की बात। इसके बाद हम हूण की भी बात करेंगे, ठीक है। जैसे हमने फाहियान का अध्ययन किया है, ईरानी आक्रमण का अध्ययन किया, सिकंदर का आक्रमण का एक्सप्लेनेशन दिया, अब उसी तरह हूण आक्रमण छोटा सा ही होगा। तब एक चीज और मित्रों, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का नाम सुना है? सुदर्शन झील, सुदर्शन लेक का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य वंश का शासक। कहां करवाया था? सौराष्ट्र प्रांत में। कहां? सौराष्ट्र प्रांत में। किस पर्वत पर, किस माउंटेन पर? गिरनार माउंटेन पर, गिरनार पर्वत पर, ठीक है। लेकिन इसके निर्माण के बाद अनेक राजाओं ने, अनेक राज्यपालों ने, गवर्नरों ने इसका पुनरुद्धार करवाया, या कह सकते हैं जीर्णोद्धार करवाया, ठीक है, रिपेयर करवाया, ठीक है, पुनरुद्धार करवाया स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का, ठीक है, रेस्टोरेशन कह सकते हैं, रिपेयर करवाया सुदर्शन झील का। आपसे प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से सुदर्शन झील का, सुदर्शन लेक का रिपेयर किसने करवाया? तो वो था स्कंदगुप्त। और भी शासक हैं, अभी बताऊंगा कुछ देर में, ठीक है। स्कंदगुप्त ने अपना राजदूत कहां भेजा, अपना एम्बेसडर कहां भेजा? चीन भेजता है। चीन में कहां भेजा? जो चीन में भेजता है वो चीन के सांग सम्राट,
चीन में एक सांग शासन था, जैसे हम पढ़ रहे हैं गुप्त शासन, ऐसे वहां सांग डायनेस्टी थी। तो सांग डायनेस्टी का एक राजा था, उसी के दरबार में भेजता है, ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ सांग एम्परर ऑफ चाइना, ठीक है। चीन के सांग सम्राट के दरबार में अपना राजदूत किस गुप्त राजा ने भेजा? तो वो था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने अपना एम्बेसडर सांग एम्परर ऑफ चाइना के कोर्ट में भेजता है। ये बात हो गई स्कंदगुप्त की। अब हमारे गुप्त काल के जितने भी राजा थे अच्छे से अध्ययन कर लिया, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसके अतिरिक्त आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, अभी कुछ देर बाद हम पढ़ेंगे हूनों ने आक्रमण किया था भारत पर, तो उसको भी अध्ययन अभी कर लेते हैं कुछ ही देर में। मित्रों, सुदर्शन झील का नाम आ गया था, तो सुदर्शन लेक जो था इसके क्रियान्वयन में, कायाकल्प में कौन कौन से राजा सहयोग रख दिया, ठीक है, किस किस राजा ने इसमें अपना योगदान दिया। याद रखिए सुदर्शन लेक झील कहाँ थी? ये सौराष्ट्र प्रांत के गिरनार पर्वत, ठीक है, गिरनार माउंटेन पर थी, ठीक है, गुजरात में अभी भी है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य वंश का शासक। सम्राट अशोक ने इसका पुनरुद्धार करवाया, रिपेयर करवाया, या कह सकते हैं रिस्टोरेशन करवाया, ठीक है। तो जब अशोक राजा होता है तो उस समय इसने पुनरुद्धार करवाया। तो सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था? सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था उस समय? पुष्यगुप्त या पुष्यभूति था। गवर्नर कौन था? राज्यपाल पुष्यगुप्त या पुष्यभूति था। जब रुद्रदामन ने इसका पुनरुद्धार करवाया या कहीं जीर्णोद्धार, रिपेयर करवाया, उस समय गवर्नर का सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? सुविशाल। कौन? सुविशाल। फिर जब स्कंदगुप्त ने इसका पुनरुद्धार करवाया, रिस्टोरेशन करवाया, तो वो कौन था? वहां का गवर्नर कौन था सौराष्ट्र का? चक्रपालित। चक्रपालित एक अलग सी चीज है। जब यही सुविशाल सौराष्ट्र का गवर्नर था तब रुद्रदामन ने इसका पुनरुद्धार करवाया। किंतु जब सुविशाल मालवा का गवर्नर बन जाता है तो इसने स्वयं क्या किया कि सुदर्शन झील पर, सुदर्शन लेक पर बांध का निर्माण करवाया, एक डैम बनवाया। क्या बनवाया? डैम, ठीक है। ये हो गई सुदर्शन झील की बात। तो यहां से प्रश्न पूछते हैं कि किस शासक ने इसका पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार, बांध, सब कुछ पूछता है। अब बात कर लेते हैं हूनों की। जैसे सिकंदर ने आक्रमण किया, ईरानी आक्रमण हुए, ठीक है, उसी प्रकार हूण ने भी आक्रमण किया। ये किस जाति के थे? ये किस कास्ट के थे? ये मध्य एशिया की बर्बर जाति थी, बहुत क्रूर जाति थी, मध्य एशिया की, है ना, रूथलेस कास्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, ठीक है, मध्य एशिया की बर्बर जाति थी। हूण में प्रथम आक्रमणकारी कौन है? फर्स्ट अटैकर कौन हुआ जिसने अटैक किया पहली बार? वो था खुशनवाज। खुशनवाज जो था ये पहला अटैकर था। किंतु ये जो था उस समय शासक राजा कौन होता है? गुप्त राजा स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त ही अंतिम गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा होता है। बाकी इधर जो है ये कमजोर थे। अंतिम शक्तिशाली, अंतिम नहीं था लेकिन अंतिम शक्तिशाली राजा था। इसके बाद आने वाले राजा उतने शक्तिशाली नहीं थे, ठीक है। तो स्कंदगुप्त से यह पराजित हो जाता है, अर्थात डिफीटेड बाय स्कंदगुप्त, ठीक है। खुशनवाज के बाद जो दूसरा आक्रमणकारी होता है, सेकंड अटैकर होता है, जो अटैक करने वाला, वो कौन था? तोरणमाल। तोरणमाल जो था ये दूसरा अटैकर था, दूसरा आक्रमणकारी था भारत में, ठीक है। तोरणमाल का मित्रों, तोरणमाल का एक पुत्र था, उसका नाम था, फेमस है, मिहिरकुल। कौन? मिहिरकुल। मिहिरकुल किस वंश का था? हूण। किसका पुत्र था? तोरणमाल। इसने अपनी कैपिटल अर्थात राजधानी कहाँ बनाई? वो गांधार को बनाई। किसे बनाई? गांधार को अपनी राजधानी बनाता है, ठीक है। इसके साक्ष्य कहाँ है कि मिहिरकुल से संबंधित बातें कहाँ कहाँ एक्सप्लेन की गई हैं, वर्णित हैं। तो पहले एरण नामक स्थान पर, एरण कहाँ है आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। एरण नामक स्थान पर एक वराह मूर्ति है। आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है कि वराह मूर्ति कहाँ है, वराह स्टैचू कहाँ है एरण में? एरण कहाँ है आप बताएंगे, ठीक है। वराह प्रतिमा पर उत्कीर्ण लेख। मिहिरकुल ने क्या किया था कि वराह प्रतिमा पर अपना एक लेख उत्कीर्ण करवाया था।
ठीक है। आर्टिकल इंस्क्राइब्ड ऑन दी वराह स्टैचू, ठीक है। वराह स्टैचू में इसने मिहिरकुल ने एक आर्टिकल उत्कीर्ण करवाया था, मार्क करवाया था, ठीक है। ये भी एक साक्ष्य है। दूसरा है चीनी यात्री हेन स्वांग ने भी मिहिरकुल का वर्णन किया है, एक्सप्लेन किया है। तीसरा है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख या कहें मंदसौर इंस्क्रिप्शन या मंदसौर रिकॉर्ड में क्या बताया गया है कि मिहिरकुल दो लोगों से पराजित होता है, दो राजाओं से पराजित होता है, डिफीट होता है। पहला तो गुप्त राजा बालादित्य से, गुप्त राजा बालादित्य से पराजित होने वाला था, हुआ है मिहिरकुल। दूसरा मालवा में जब शासक होते हैं यशोवर्मन, ये मालवा के शासक थे, मालवा के जो किंग थे यशोधर्मन, तो यशोधर्मन और गुप्त राजा बालादित्य से, बालादित्य कौन थे, इनके बाद आते हैं स्कंदगुप्त के बाद, तो बालादित्य से और मालवा के शासक यशोधर्मन से ये डिफीट होता है, पराजित होता है, हारता है, ठीक है। पहली बार स्कंदगुप्त ने किसे हराया, खुशनवाज को। मिहिरकुल को किसने हराया, दो राजाओं ने, बालादित्य और यशोधर्मन, ठीक है। एक और लेख है ग्वालियर लेख। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में क्या बताया गया है कि जो मिहिरकुल था ये शिव भक्त था। क्या था, शिव भक्त था, शिव वर्शिपर था। कौन, मिहिरकुल। याद रखिएगा, पूछता एग्जाम में कि मिहिरकुल शिव भक्त था, ऐसा किस अभिलेख में है, तो वो है ग्वालियर लेख में, ठीक है। कल्हड़ ने, कल्हड़ को आप जानते होंगे, कल्हड़ की एक प्रसिद्ध पुस्तक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है राजतरंगिणी में किसकी पुस्तक है, कल्हड़ की, और ये पुस्तक किससे संबंधित है, कश्मीर से संबंधित है, ठीक है। तो कल्हड़ ने बताया कि जो मिहिरकुल था ये श्रीनगर में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाता है, श्रीनगर में शिव टेम्पल बनवाता है, कौन, मिहिरकुल, ठीक है। एवं कल्हड़ ने मिहिरकुल की तुलना भी की, किसी से कंपेयर किया, किससे, याद रखिएगा ये स्टेटमेंट, विनाश के देवता से। मिहिरकुल की तुलना विनाश के देवता से, अर्थात गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश के देवता से किसने तुलना की, मिहिरकुल की, वो था कल्हड़, ठीक है। जैन लेखकों ने, जैन राइटरों ने मिहिरकुल को पता है क्या कहा, दुष्टों में प्रथम, मतलब इतना क्रूर था, इतना अत्याचारी शासक था, दुष्टों में प्रथम, फर्स्ट ऑफ दी विकेट, ठीक है। दुष्टों में प्रथम किसने कहा, जैन राइटरों ने, लेखकों ने। देखिए जैनों ने तो इसे दुष्ट कह दिया, लेकिन जो मिहिरकुल था ये बौद्धों का घोर शत्रु था, मतलब बौद्धों का बहुत बड़ा शत्रु था, कौन, मिहिरकुल, ठीक है। सॉर्ड एनिमी ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, बौद्धों का घोर शत्रु था मिहिरकुल, याद रखिएगा। ये बात हो गई भैया हूण की, हूण भी पढ़ लिए, गुप्त राजा भी पढ़ लिए। अब थोड़ा परवर्ती गुप्त भी पढ़ लेते हैं। ये गुप्त राजा ही होते हैं, किंतु स्कंदगुप्त के बाद जितने भी राजा आते हैं वो परवर्ती राजा कहलाते हैं, ठीक है। द लेटर गुप्तास, द लेटर गुप्तास या कहीं परवर्ती गुप्त, ठीक है। तो इस क्रम में जो राजा हुए, पहला होता है पुरगुप्त, या ऐसा कह सकते हैं स्कंदगुप्त के बाद आया पुरगुप्त। पुरगुप्त बौद्ध धर्मानुयायी था, पहले वैष्णव धर्म का अनुयायी था, ठीक है, फिर उसको छोड़कर बौद्ध धर्म ले लिया, ठीक है। फिर आता है बुद्धगुप्त, कौन, बुद्धगुप्त, ये भी बौद्ध था, ठीक है। ये महान है, ये महान है, कौन, नरसिंह गुप्त। इन्होंने एक टाइटल लिया, उपाधि ली बालादित्य, ये वही बालादित्य हैं जिसने मिहिरकुल को पराजित किया था, ठीक है। तो गुप्त राजा नरसिंह गुप्त, अर्थात इनकी उपाधि है बालादित्य। तो एक अभिलेख है एरन अभिलेख, एरन अभिलेख यही अभिलेख है, वराह प्रतिमा पर जो लेख उत्कीर्ण है, वराह स्टैचू पर जो आर्टिकल है, उससे पता चलता है कि नरसिंह गुप्त बालादित्य का एक मित्र था, कौन, गोपराज, ठीक है। इनका एक मित्र था, नाम याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, गोपराज, कौन, गोपराज। इसने क्या किया कि हुनों से संघर्ष किया, ठीक है। इनकी तरफ से, बालादित्य की तरफ से उनका मित्र गोपराज हुनों से आक्रमण, हुनों से फाइट करता है, अर्थात मिहिरकुल से लड़ता है, किंतु बैटल में, युद्ध में ये मारा जाता है, ठीक, डेथ इन फाइट विथ हुन्स, ठीक है। मिहिरकुल के साथ लड़ाई में ये मारा जाता है गोपराज। तो जब ये मारा गया गोपराज, तो इसकी जो पत्नी थी वो सती हो जाती थी,
सॉरी, पत्नी जो थी वो सती हो गई। सती का मतलब अग्नि संस्कार में जब चिता जानते होंगे आप, ठीक है, तो चिता में पति के मृत शरीर के साथ जीवित उसकी पत्नी को भी वहां पर बैठा दिया जाता है और उसमें स्वयं को अग्नि से भस्म कर दिया जाता है। तो यह ऐसा कह सकते हैं कि जबरन भी करवाया जाता रहा होगा प्राचीन काल में, सती प्रथा थी, ठीक है। तो सती प्रथा जो एरन अभिलेख है, खास बात तो ये है कि एरन अभिलेख जो है, एरन इंस्क्रिप्शन या आर्टिकल कहें, उसमें सती प्रथा का अभिलेखीय प्रमाण है। आपसे ये प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा कि सती प्रथा का अभिलेखीय प्रमाण कहाँ है? वो है एरन अभिलेख। किस किस पत्नी सती हुई थी? गोपराज की। गोपराज कौन था? नरसिंहगुप्त का फ्रेंड था, बालादित्य का फ्रेंड था। गोपराज की मृत्यु कैसे हुई? मिहिरपुल से बैटल करते हुए, युद्ध करते हुए, ठीक है। तो आर एरन रिकॉर्ड कंटेन्स डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द सती कस्टम, ये याद रखिएगा, आर एरन रिकॉर्ड कंटेन्स डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ सती कस्टम। सती प्रथा का जो उल्लेख मिला है, अभिलेखी प्रमाण है, वो एरन अभिलेख है। मैं बार बार इसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं भानुगुप्त की। भानुगुप्त जो थे, ये गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। गुप्त वंश के या कहीं गुप्त साम्राज्य के अंतिम राजा होते हैं भानुगुप्त, अर्थात लास्ट गुप्ताज रूलर, ये अंतिम राजा होते हैं। याद रखिएगा, स्कंदगुप्त जो थे, स्कंदगुप्त ये अंतिम शक्तिशाली राजा थे, शक्तिशाली राजा थे, ठीक है। स्कंदगुप्त अंतिम शक्तिशाली राजा थे, ठीक है। किंतु भानुगुप्त जो है ये अंतिम राजा ही होता है, इसके आगे कोई राजा ही नहीं है, ठीक है। कहने का तात्पर्य स्कंदगुप्त अंतिम शक्तिशाली राजा था, लास्ट पावरफुल किंग था, किंतु उसके बाद और राजा होते हैं ये पुरगुप्त, बुधगुप्त। किंतु जो बिल्कुल लास्ट हो गया, इसके बाद राजा ही नहीं हुए, वो था भानुगुप्त। कौन? भानुगुप्त। याद रखिए, इस प्रकार हमारा गुप्त साम्राज्य खत्म होता है। अब हम जो एक दो पार्ट पढ़ेंगे वो गुप्त साम्राज्य में, गुप्ताज एम्परर में, सॉरी ये कह सकते हैं कि गुप्ताज एम्पायर में कौन क्या स्थिति थी, पॉलिटिकल, राजनीतिक अवस्था क्या थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी, समाज कैसा था, स्त्रियों का स्थान कैसा था, ठीक है, व्यापार वाणिज्य कैसा था, ट्रेड कैसा था, सब कुछ अध्ययन करेंगे अगले एक दो पार्टों में, ठीक है। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य भी कुशलता पूर्वक समापन होने वाला है, ठीक है। तो लगभग मानकर चलिए कि आप 75 से 80% कंप्लीट कर चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। तब मिलते हैं अगले पार्ट में, गुप्तों के साथ ही अभी बचा हुआ है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।